जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे साइंस एंड टेक से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित। यहीं पर हम देखेंगे जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसकी विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। कारगिल युद्ध क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कारगिल युद्ध होता है और किस तरह से भारत की विजय होती है। फिर जोधपुर में ही पाकिस्तान के क्षेत्र में जो ये हल्के लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे, तो जोधपुर की लोकेशन को भी देखने का प्रयास करेंगे। रेवड़िया राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए आत्मघाती, तो इसे देखने का प्रयास करेंगे हम कि रेवड़िया राज्यों को किस तरह से वित्तीय सेहत को खराब करती है। यहीं पर हम डेब्ट टू जीडीपी रेशो को भी देखने का प्रयास करेंगे और राज्यों के कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो रेवड़ियां हैं वो राज्यों की वित्तीय सेहत को बिगाड़ने का काम करती हैं। फिर हमारा अगली खबर रहेगी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। यहीं पर हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहीं पर हम स्वीडन की मैप का एनालिसिस भी करेंगे। यहीं पर जो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है स्वाति पेम्बो को, तो देखने का प्रयास करेंगे यहीं पर कि ह्यूमन रिवोल्यूशन, यानी जो ह्यूमन है मानव का इवोल्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से वो महाद्वीपों में फैलता है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और क्यों लाई गई है ये योजना। फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित ईडी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि ईडी किन कानूनों के तहत कार्यवाही करती है। फिर हम विमर्श वाले पेज में जो यूरोप में नए राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि जॉर्जिया मेलोनी, तो यहीं पर हम वर्ल्ड वॉर के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, उसके कारणों को देखेंगे, उसके परिणाम को देखने का प्रयास करेंगे। इटली की मैप का एनालिसिस करेंगे, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया गया है हम उनका जो विश्लेषण है वो कर लेंगे। फिर विमर्श पेज में आप जो गजरात के संरक्षण से ही संभव वनों का बचाव, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। GS3 कंजर्वेशन से जोड़कर देख सकते हैं, पर्यावरण इकोलॉजी से। फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित हम देखने का प्रयास करेंगे कि परचेसिंग इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के गति को दिखाता है या उत्पादन को दिखाता है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी, हम देखने का प्रयास करेंगे कि गांव की तुलना में शहर है वो ज़्यादा गर्म क्यों हो रहे। यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में देखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है, किन कानूनों के तहत ये कार्रवाई करता है। फिर हम UGC के बारे में देख लेंगे, जब प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिस लाई है अभी। फिर हम फ्रीबीज के बारे में देखेंगे कि रेवड़ियाँ क्या होती हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर फ्रीबीज व मेरिट गुड्स को देखने का प्रयास करेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। फिर हम डेब्ट टू GDP रेशो को देखेंगे और डेब्ट टू GDP रेशो को देखने के बाद हम उसी का इस्तेमाल करते हुए कुछ राज्यों के आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके असर का भी आकलन करेंगे कि इसका असर क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, तो इसके कुछ खास बातों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में किन इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, उसको देखेंगे। फिर हम स्वीडन का मैप एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो नोबेल प्राइज है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर हम नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित एक द्वीपों को देखने का प्रयास करेंगे, यानी जो महाद्वीप है उनमें देखने का प्रयास करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही सबसे ज़्यादा क्यों मिला हुआ है। तो इसको आप स्वयं देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो नोबेल प्राइज है सबसे ज़्यादा यूरोप वाली और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री में ही क्यों मिला है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे किसको, ह्यूमन एवोल्यूशन को, कि किस तरह से मानव का विकास होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। मानव के विकास को कुछ फाइलों से समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से मानव का विकास होता है। फिर हम देखेंगे कि मानव का आज जो सारे महाद्वीपों में तो वो किस तरह से शुरुआत होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से मानव की शुरुआत होती है। इथोपिया से लूसी नाम की एक होमोसेपियंस रहती हैं, तो किस तरह से फिर धीरे धीरे एशिया में, ओशनिया में, यूरोप में, अमेरिका में फैलती हैं, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि शहरीकरण क्या होता है, तो शहरीकरण को हम एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि शहरीकरण क्या होता है।
फिर शहरीकरण को देखने का प्रयास करेंगे, एक वर्ल्ड मैप पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से शहरीकरण हुआ है समय के साथ। फिर हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है ये। फिर हम रूरल एरिया और सिटी दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट अकर्स कहाँ होता है और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, कौन सी कंट्री शामिल थी उनको देखेंगे। फिर एक्सिस पावर कौन सी थी, एलाइज पावर कौन सी थी, तो उनको देखेंगे, क्या कारण थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर एक इवेंट्स देखने का प्रयास करेंगे कि 1939 से 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर है वो किस तरह से चलता है उसको देखेंगे। फिर हम एक जीआई फाइल से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो युद्ध है वो शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कम होता है, उसको देखेंगे हम। फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके कारणों को देखने का प्रयास करेंगे कि उसके कारण क्या थे। फिर हम यहाँ पर वर्साई की संधि है जो मुख्य कारण रहती है द्वितीय विश्व युद्ध का, तो उसको देख लेंगे। फिर हम जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके परिणामों को देखेंगे कि उसके परिणाम क्या होता है। फिर हम इटली की मैप को देखेंगे, इटली की मैप का फिर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिर इटली के एकीकरण कैसा होता है, किंगडम ऑफ इटली, तो उसके इतिहास को देख लेंगे हम। फिर हम देखेंगे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को देखने का प्रयास करेंगे, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उसको देखेंगे, उसका निर्माता कौन है, उसकी कैपेसिटी क्या है। फिर हम राजस्थान की मैप को देखेंगे, फिर पाकिस्तान को देखने का प्रयास करेंगे कि जोधपुर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण होगी। फिर हम कारगिल को देखने का प्रयास करेंगे कि कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, कारगिल क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, कि कारगिल में किस तरह से जो पाकिस्तानी घुसपैठ करते हैं, फिर भारतीय सेना से उनकी भिड़ंत होती है। फिर हम कारगिल वॉर को देखने का करेंगे कि कब कारगिल युद्ध की शुरुआत होती है, इंडियन सोल्जर की स्ट्रेंथ क्या थी, कितना लॉस्ट होता है हमें। फिर हम उसका एक क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसका परिणाम क्या होता है कारगिल युद्ध का, कि भारत क्या सबसे बड़ी सीख लेता है उसको देखेंगे हम। फिर अंत में जो गूगल मैप है उसमें हम जिन लोकेशन का हम जिक्र करेंगे उनको अंत में गूगल मैप पर देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। प्रचंड हुई वायुसेना की ताकत। तो भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अपने युद्धक बेड़े में शामिल कर लिया है। इसे जोधपुर में ही पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। देश की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका विकास व निर्माण किया है। इसकी जबरदस्त युद्ध क्षमता को देखते हुए रक्षा मंत्री ने इसका नाम प्रचंड रखा है। स्वदेश निर्मित LCH को वायुसेना में शामिल किया जाना भारत में रक्षा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। वायुसेना में जो हल्के लड़ाकू विमान को शामिल होने के बाद जो भारतीय सेना है उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी और उसकी इफिशियंसी को भी मजबूती मिलेगी इससे। अब हम इसकी खासियत को देखते हैं तो अपनी श्रेणी में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। सियाचिन समेत उच्च पर्वतीय युद्धों के लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया है। 16,400 फीट की ऊंचाई से कर सकता है हमला। दिन और रात दोनों में ऑपरेशन को देने में सक्षम है। सभी तरह के मौसम में अभियान को दे सकता है अंजाम। थल सेना टैंकों, बंकरों, ड्रोनों को बना सकता है निशाना। दुश्मन के रडारों को चकमा देने की क्षमता है इसमें। और कई खूबियां अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के समान है इसमें। कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी इसकी ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत। इसके इतना वजन है 5.8 टन इसका वजन है। इसकी 51.1 फीट की लंबाई है। विशेष वजहों से सरकार देश के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया तो उन सबको हम देखते हैं। तो ये हल्के लड़ाकू विमान, इनका आप पिक्चर देखिए एक, ये रक्षा मंत्री ने प्रचंड में भरी थी उड़ान, उनका दिखाया हुआ है। उसके बाद वायुसेना की ऊंची उड़ान, तो मॉडल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर निर्माता कौन है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी कीमत कितनी आई, 15 फीट की ऊंचाई, 51 फीट लंबाई है, 58,000 kg की कैपेसिटी है, 15 फीट विंग स्पेन है और 237 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दिखाई हुई है। जिसकी हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर आप देखने का प्रयास कीजिए कि अरावली श्रृंखला हो गई है। अरावली के किस साइड आ रहा है, तो ये अरावली के पश्चिम साइड में जोधपुर अवस्थित है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी सामरिक स्थिति, और यहीं से हमारी जो पाकिस्तान की सीमा लग रही है।
तो इसलिए यहाँ पर जो वायुसेना है उसमें इस हल्के लड़ाकू विमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये डेजर्ट नेशनल पार्क को दिखाया हुआ, ये बीकानेर है। तो यहीं पर केवलादेव सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर और दरा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगपुर, अजमेर और यहाँ पर कोटा, कोटा बैराज। यहाँ पर आप सीमा देखिए इसकी, तो गुजरात से लग रही है, इधर मध्य प्रदेश से लग रही है, यूपी से सीमा लग रही है, हरियाणा से, पंजाब से इसकी सीमा लग रही है। इधर तो हमने देख ही लिया कि पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। और यहीं से लूही और माई नदी निकलती है और गुजरात में होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो हम जो कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, तो पहले देख लेते कि जो कारगिल की जो लोकेशन है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर देखा हुआ जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, मुजफ्फरबाद, गिलगिट, हुंजा, स्कुंदू, लेह। तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया और लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। और लाइन ऑफ कंट्रोल को देखिए, उसके नीचे कारगिल है और कारगिल जिस नेशनल हाईवे पर अवस्थित है वो किसको जोड़ रहा है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करेगा। इसको आप एक अलग पिक्चर से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये श्रीनगर, ये लेह हो गया, ये कारगिल वाला क्षेत्र हो गया, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो इन दो यूटी में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी हो गया। अब इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को आप देखिए कि एक तो ऊंचाई पर अवस्थित है। इससे क्या होगा कि जो श्रीनगर और लेह है, अगर यहाँ पर पाकिस्तानी कब्जा करती तो इससे क्या होगा कि जो ये रूट है इसको बाधित कर सकती थी, जो सेना की सप्लाई है उसे रोक सकती थी, जिससे भारतीय सेना को बड़ा झटका लग सकता था। तो इसी मकसद के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी है या जो घुसपैठी है, उन्होंने भारत में इंटर करने की कोशिश की थी कि किसी तरह से वो कारगिल पर अपना कब्जा स्थापित कर ले। आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गई और यहाँ पर आपको ऊंचाई दिखाई दे रही होगी। तो ये पूरी तरह से हिमालय क्षेत्र है, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जांस्कर श्रेणी। तो आप देखिए यहाँ पर ये श्रीनगर और ये लेह वाला नेशनल हाईवे हो गया और इसी पर अवस्थित है कारगिल। और कितनी ऊंचाई पर अवस्थित हो, 2700 मीटर पर। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि मस्को वैली, यहाँ से बाल्टाई, मध्यान्ह, यहाँ पर द्रास वाला क्षेत्र, यहाँ काकसर क्षेत्र, ये कारगिल, गोमा, लुल्लू, बाटलिक क्षेत्र, फिर ये लेह वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से घुसपैठ करती है, द्रास में भारतीय सेना के साथ भिड़त होती है, फिर इधर बाटालिक के साथ उसकी भिड़त होती है, पाकिस्तानी जो घुसपैठी है उनकी भारत के साथ, और आखिर में जो भारत से वो विजय होता है। अब इसमें दिखाया हुआ कारगिल वॉर 29 जुलाई 1999, इंडियन आर्मी वॉन द वॉर। ड्यूरेशन कितना था, तो 11 वीक से चला था। इसमें स्टैंड दिखाई हुई है, सोल्जर लॉस्ट कितने हुए थे, सोल्जर कितने इंजर्ड हुए थे। अब इसकी एक क्रोनोलॉजी दिखाई हुई कि कारगिल वार की शुरुआत कैसे होती है। तो 3 मई 1999 को पाकिस्तान घुसपैठ की रिपोर्ट मिलती है कि पाकिस्तानों ने कि जो घुसपैठ है उन्होंने कारगिल में घुसपैठ की है। फिर 10 मई को द्रास, काकसर और मुश्को में देखी घुसपैठ। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने घुसपैठियों के खिलाफ हमले शुरू किए। 5 जून में भारत ने पाक की संलिप्तता का संकेत देने वाले दस्तावेज जारी किए कि हाँ, पाकिस्तान इसमें लिप्त था, इस घुसपैठ में। 13 जून को भारतीय सेना ने जो टोलोलिंग जो है उसको सुरक्षित अपने नियंत्रण में ले लेती है। फिर 4 जुलाई को 11 घंटे की लड़ाई के बाद टाइगर हिल पर भी भारतीय कब्जा कर लेते हैं। फिर 5 जुलाई भारतीय सेना ने द्रास पर कब्जा कर लिया। फिर 7 जुलाई को भारतीय सेना ने बटालिक पर कब्जा कर लेती है। 14 जुलाई को भारत ने जो ऑपरेशन विजय चलाया था उसके सफल घोषित करती हैं। और 26 जुलाई 1999 को कारगिल संघर्ष आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो कारगिल युद्ध उसकी क्रोनोलॉजी रहती है। फिर अंत में जब आप अब यहाँ पर क्षेत्रों को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो हिमालय वाला क्षेत्र था, अब हिमालय क्षेत्र में जो घुसपैठी है ये घुसपैठ की इन्होंने, तो भारत को पता नहीं चला। तो भारत ने इसके लिए क्या है कि अमेरिका से उसकी जीपीएस की मदद मांगी कि आप हमें जो जीपीएस है उससे बताइए कि जो घुसपैठी है उनकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो जो अमेरिका है उसने अपना जो जीपीएस से सहायता देने से मना कर दिया था। तो आप उसी को देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्षेत्र के लिए जीपीएस नेविगेशन डाटा साझा करने के लिए कहा, तो अमेरिकियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब भारत उन 5 देशों में से एक है जिनके पास अपना जीपीएस सिस्टम है। अन्य 4 देश कौन से, तो अमेरिका, जापान, चीन और रूस है।
तो इस तरह से देखिए कि भारत का जो नाविक है जीपीएस है तो वो किस तरह से आता है, तो उसका बैकग्राउंड समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं घटती, उसके पीछे कोई पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। रेवड़िया राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए आत्मघाती। तो जीएस3 इंडियन इकोनॉमी जीएस2 राज्यव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। तो हमें पता है कि हाल ही कुछ महीनों में या दिनों में जो रेवड़ियों राज्यों की जो वित्तीय सेहत है उसको लेकर अभी बहस छिड़ी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडेंसी है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट रेवड़ियों को लेकर क्या निर्देश जारी करता है। तो राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान जिस तरह राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़कर चुनावी रेवड़ियां बांटी हैं वह इन प्रदेशों की वित्तीय सेहत के लिए आत्मघाती हो सकता है। लोक लुभावन घोषणाओं के क्रम में जहां राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया है, वहीं कुछ और राज्यों इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब होगा कि प्रदेश के कुल राजस्व का 450% सिर्फ पेंशन के अकाउंट में खर्च करना पड़ेगा। गुजरात के मामले में कुल राजस्व का 138% पेंशन पर और पंजाब में राज्य के कुल राजस्व का 242% पेंशन पर खर्च करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ओर से जारी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि उसे मुफ्त चुनावी रेवड़ियों की सीमा तय कर देनी चाहिए। यह सीमा राज्यों की कुल जीडीपी का 1% या उसके कुल राजस्व संग्रह का या उस राज्य के कुल राजस्व व्यय का 1% होनी चाहिए। रिपोर्ट में पुरानी स्कीम पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है जिसे हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में लागू किया गया है। इन दिनों राज्यों पर इससे 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। पूरे देश में इसे लागू किया गया जाए तो 31.0 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त देनदारी का बोझ आएगा। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वर्ष 2022-23 में की गई लोक लुभावन घोषणाओं के खर्च की हिस्सेदारी दिखाई हुई। यहाँ पर राज्य दिखाया हुआ पंजाब, यहाँ राज्य जीडीपी में 2.7%, राजस्व प्राप्तियों में 17.8%, कर राजस्व में 45.4%, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। तो हम यही कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि फ्रीबी से वो क्या होती है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, फार्म लोन वेवियर यानी जो किसानों का लोन है उसको छूट दे देना, मिड डे मील्स, लैपटॉप बांटना, साइकिल बांटना, एलपीजी सिलेंडर बांटना। इस तरह से आप देखकर इसको और अच्छे से देखिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर इस पिक्चर में, क्या घटनाएं क्रिएट हो रही। अब हम देखते हैं कि फ्रीबीज और मेरिट गुड्स में क्या अंतर होता है। तो मुफ्त की जो घोषणा है उनको देख लेते तो वो क्या होती हैं। तो मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में पानी देना, मुफ्त उपभोग का सामान देना, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मुहैया कराना, लंबित उपयोगिता बिलों की छूट देना, कृषि ऋण माफी करना। अब हम मेरिट गुड्स को देखते हैं कि मेरिट गुड्स क्या होता है, यानी जो लाभदायक सेवाएं होती हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा और व्यवसाय के लिए राज्यों का समर्थन करना, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में खर्च करना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ खर्च करना, अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर खर्चा करना। तो ये होती है मेरिट गुड्स और फ्रीबीज। तो इन दोनों में हमें बेसिक अंतर देखना था कि बेसिक अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है इसको देखिए आप, जो ऊपर जो होता है वो क्या है, तो टोटल डेप्ट ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर हम राज्य ले सकते हैं कि टोटल डेप्ट ऑफ अ स्टेट, टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो जीडीपी क्या होगा कि किसी देश के अंदर एक निश्चित वर्ष में जो उसकी गुड्स एंड सर्विस है उसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसके मूल्य को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो जीडीपी आ जाती है। अब डेप्ट हमको समझ में आता है कि कर्ज, यानी उस कंट्री ने या राज्य ने कितना कर्ज लिया है। तो अब डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जितना हाई है इसका मतलब क्या है कि उसकी जीडीपी तो कम है लेकिन उसने डेप्ट जो लिया है वो ज़्यादा है। तो ये उस राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। अब सीधी सी बात है कि आप कर्ज लेंगे तो कर्ज को चुकाएंगे। अब कर्ज को चुकाने से क्या होगा कि आप जो पैसा लिया है अब उसको अब चुकाने में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो उससे दूसरे जो कार्य, विकास संबंधित कार्य वो प्रभावित होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि आउटस्टैंडिंग डेप्ट एस परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो फाइनेंशियल 2022 रिवाइज एस्टीमेट में आपको देखिए कि पंजाब की स्थिति सबसे खतरनाक की डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में, फिर उसके बाद राजस्थान, बिहार, केरला, पश्चिम बंगाल। तो इनको देखिए आप कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि अब डेप्ट ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी कम है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपकी आय तो कम है और आप खर्चे ज़्यादा करें या आप लोन ज़्यादा ले रहे हो तो उसको चुकाओगे किससे फिर, तो आपको फिर अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एसेट्स है वो कम होगी, फिर धीरे धीरे आपकी जो स्थिति वित्तीय सेहत है वो धीरे धीरे गड़बड़ाने लग जाएगी। तो इसका असर किस पे पड़ेगा, फिर आम जनता पर पड़ेगा, उसके विकास कार्यों पर पड़ेगा।
तो इस तरह से आप जुड़िए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। स्वीडन के स्वांते पेबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो विज्ञान के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड चिकित्सा का नोबेल इस बार स्वीडिश विज्ञानी स्वांते पेबो को मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए प्रदान किया गया। नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पेर्लमैन ने सोमवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में विजेता की घोषणा की। तो इन्होंने क्या योगदान दिया? तो पेबो ने आधुनिक मानव और हमारी करीबी विलुप्त प्राय प्रजाति निएंडरथल और डेनिसोवेंस के जीनोम की तुलना के लिए शोध का नेतृत्व किया। इस शोध के जरिए यह प्रदर्शित किया गया कि इन प्रजातियों के बीच संबंध है। शोध में पाया गया कि विलुप्त होमोनिन जीन होमो सेपियंस में ट्रांसफर हुए थे। निएंडरथल की हड्डियों की पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। उनकी डीएनए जांच की गई। नोबेल समिति के अध्यक्ष अन्ना वेडेल ने कहा कि इसमें वह समय भी शामिल है जब आधुनिक मानव और निएंडरथल लगभग 8 लाख साल पहले एक प्रजाति के रूप में अलग हो गए थे। पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि अपने अग्रणी शोध के माध्यम से स्वांते पेबो ने कुछ किया जो असंभव सा प्रतीत होता है। निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित करना जो वर्तमान मनुष्य के विलुप्त रिलेटिव है। उन्होंने पहले विलुप्त होमोनिन डेनिसोवा की सनसनीखेज खोज की थी। पिछले साल चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो डेविस जूलियस और आर्डेम पटापुटियन को दिया गया था। उनकी खोज मानव शरीर स्पर्श और तापमान को कैसे महसूस करता है उस पर आधारित थी। तो ये तो हमने देख लिया कि इन्हें किस लिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया, तो वो देख लिया हमने। अब नोबेल पुरस्कार पिछले साल किसको दिया तो वो भी देख लिया। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के तहत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर करीब 7.31 करोड़ रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। यह राशि पुरस्कार की स्थापना करने वाले स्वीडन के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत से दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल की 1895 में मृत्यु हो गई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज। तो 6 अवार्डेड कैटेगरीज। तो कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार विभिन्न विषयों में सर्वोच्च उपलब्धि को मान्यता देता है। विजेताओं को लगभग हमने देख लिया कि 7.31 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाती है। अब यहाँ पर दिखाया है कि प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या दिखाया 1901 से 2020 के बीच में। पुरस्कार विजेताओं में व्यक्तिगत समूह या संगठन दोनों शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। यहाँ पर दिखा हुआ कि जो 1833 से 96 के बीच में उनका बर्थ होता है और डेथ हो जाती है कब? 1896 के आसपास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्हीं की वसीयत से जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर आप इस मैप को देखने का प्रयास कीजिए तो आपको कुछ पता चलेगा। महाद्वीपों के अनुसार विजेताओं को देखिए तो नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों का पक्ष लिया गया है। सभी पुरस्कार विजेताओं में से आधे से अधिक यूरोप में है। तो आप देखिए कि यूरोप में कितने, तो 52% दिखाया हुआ है। इसमें से टॉप कंट्रीज दिखाए यूके, जर्मनी, फ्रांस। और इधर अमेरिका को देखिए, नॉर्थ अमेरिका को, तो टॉप कंट्रीज दिखाए यूएसए 281, फिर कनाडा, फिर मेक्सिको। और एशिया को देखिए 7%, अफ्रीका को देखिए 3%, ओशनिया को देखिए 2%, और इधर साउथ अमेरिका को देखिए 1%। तो इसको आप अच्छे से विश्लेषण कीजिए और यहाँ पर कारणों का पता लगाइए कि क्या वजह है कि अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विजेता हुए हैं और एशिया में इधर जो डेवलपिंग कंट्री या ये अंडर डेवलप्ड कंट्री उनमें जो नोबेल पुरस्कार है वो कम मिला हुआ। तो इसको आप एनालिसिस कीजिए। अब हम जो स्वीडन है उसके मैप को देखते हैं। उसकी राजधानी क्या हो गई? तो स्टॉकहोम उसकी राजधानी हो गई। इधर पूर्व में कौन सा सी आ गया? तो बाल्टिक सी आ गया। इधर गल्फ ऑफ बोथनिया आ गई। इसकी सीमा किससे लग रही है? तो नॉर्वे से इसकी सीमा लग रही है। इधर फिनलैंड से इसकी सीमा लग रही है। क्या इसकी सीमा रशिया से लगती है? तो इसकी सीमा रशिया से नहीं लगती है। इधर नॉर्थ से आ गया है। फिर हमने देख लिया ये बाल्टिक सी, तो बाल्टिक कंट्रीज को नहीं, तो लिथुआनिया, लेटविया और इस्टोनिया, तो इनको बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं। ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हो गई। इसके उत्तर में क्या आ गया? तो लापलैंड क्षेत्र आ गया। ये आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजर रहा है और इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी शामिल किया जाता है। इधर नॉर्वे दिखाया हुआ है, नॉर्वेन सी दिखाए हुए, अटलांटिक ओशन को दिखाया हुआ है इधर।
जो गल्फ ऑफ बोटनिया वो किन दो देशों के बीच में अवस्थित है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में अवस्थित हैं। इधर बाल्टिक सी से किस किस की सीमा लग रही है, तो आप देखिए उधर स्वीडन से भी इसकी सीमा लग रही है, इधर फिनलैंड, इधर इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया से सीमा लग रही है। इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड किन देश के बीच में आ गई, तो इस्टोनिया और रशिया के बीच में आ गई है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड की सीमा रशिया से लगती है, तो हाँ सीमा लगती है उसकी। यहाँ पर नॉर्वे देखिए, नॉर्वे की राजधानी क्या होगी, तो ओस्लो। इधर फिनलैंड की राजधानी क्या होगी, तो हेलेंस्की। तो इस तरह से आप देखिए और इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए इस मैप का। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अभी हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है उसका एवोल्यूशन किस तरह से होता है। तो आप देखिए इस पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो आदि मानव है, आदि मानव से आज आधुनिक मनुष्य का अस्तित्व में आता है। तो देखिए आप इस पिक्चर से समझिए, फिर एक अलग पिक्चर से समझने का प्रयास कीजिए कि पहले के जो आदमी उसका मुंह कैसा था, किस तरह से उसका शेप में बदलाव आया है, किस तरह से उसके दिमाग में वृद्धि हुई है। पहले कितना छोटा दिमाग था, फिर किस तरह से जो दिमाग है उसकी वृद्धि होती गई है। फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आज का मानव है वो अस्तित्व में आता है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले कौन सा होता है, होमोनिड होता है जो 8 मिलियन ईयर्स एगो होता है। फिर होमो हेबिलिस आता है, 2.5 मिलियन ईयर्स होगा आता है। फिर होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स एगो आता है। फिर आप देखिए कि फिर निएंडरथल आता है कितने, 0.8 मिलियन ईयर्स एगो। फिर होमो सेपियंस जिसे हमारे पूर्वज कहा जाता है, तो वो आता है। और फिर ये आधुनिक मानव जो आज दिखाया हुआ है। फिर इधर आप इनके मस्तिष्क का एनालिसिस कीजिए, तो इनका मस्तिष्क की साइज को देखिए आप कि किस तरह से मस्तिष्क की साइज बढ़ती गई। अब इस साइज का परिणाम क्या हुआ, तो आज हम देख सकते हैं कि आज जो मानव इतना थिंकिंग कर रहा है तो वो कैसे हुआ। यहाँ पर जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता बहुत कम है, और यहाँ पर देखिए मस्तिष्क की साइज बढ़ने से जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। एक अन्य पिक्चर के थ्रू वही चीज समझाई हुई है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस यानी होमिनिड, फिर होमो हेबिलिस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, फिर होमो निएंडरथैलेनिस आता है, फिर होमो सेपियंस आता है जिसे हम हमारे पूर्वज कहते हैं। फिर एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो ये पूर्वज थे हमारे वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे। तो इनकी शुरुआत होती है कहाँ से, तो अफ्रीका में इथियोपिया से। लूसी नाम का एक सेपियंस रहता है, होमो मतलब पूर्वज कह सकते हैं। तो किस तरह से फिर धीरे धीरे देखिए जब साउथ अफ्रीका में जाता है, फिर इधर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में जाता है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ लाल कलर से कि अर्ली होमोसेपियंस कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद दिखाया निएंडरथल्स, तो निएंडरथल्स का ये वाला लोकेशन दिखाया, यूरोप वाला दिखाया हुआ, इधर कुछ टर्की वाला क्षेत्र, इधर सेंट्रल एशिया वाली कंट्री दिखाई हुई है। फिर मिड फेलोस्टीन होमोसेपियंस को दिखाया हुआ है, तो इधर जो चाइना वाला है, दक्षिण मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को दिखाया हुआ है। फिर डेनिसोवियंस को दिखाया हुआ है, जिसमें देखिए ये सफ़ेद स्पॉट में दिखा हुआ डेनिसोवियंस। फिर दिखाओ कि अर्ली डिस्पर्सल कहाँ से हुआ था, तो शुरुआत में कहाँ से ये विस्थापित होते हैं, यहाँ से दिखाओ कि अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप से होते हुए भारत में इंटर करते हैं, भारत से फिर इधर चाइना में, फिर इधर आसियान में होते हुए ऑस्ट्रेलिया में पहुँचते हैं। फिर उसके बाद लेटर डिस्पर्जल यानी बाद में कहाँ इनका विस्तार होता है, तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि बाद में इधर अफ्रीका से ये यूरोप जाते हैं, इधर यूरेशियन क्षेत्र में जाते हैं, इधर रशिया की तरफ जाते हैं, फिर धीरे धीरे सारे तरफ फैल जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाऊँ कि जेनेटिक मिक्सर को दिखाऊंगा कि निएंडरथल जो किसके साथ मिक्सर होता है, तो एच सेपियंस के साथ यानी होमोसेपियंस के साथ मिक्सर होता है। फिर निएंडरथल का होमोसेपियंस एड मिक्सर यानी मिक्सर होता है किसके साथ, तो डेनिसोवियंस के साथ। तो इस तरह से जो फिर आज के आदि मानव है यानी आज आधुनिक जो मानव है उसका किस तरह से जो हमारे पूर्वज से विकास होते होते हुए आज हम इस स्थिति में आए, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इनको सबको हम जो ज्योग्राफी होती है उसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से जो मानव है उसका विकास हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब देखते हैं हम अगली खबर। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो विभिन्न क्षेत्रों में लंबा और समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर अब विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर बन सकेंगे। अभी तक ऐसे पेशेवर लोगों के कदम उचित अकादमिक योग्यता के अभाव में रुके हुए रहते थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2 दिन पहले ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है कि अब पीएचडी जैसे एकेडमिक डिग्री के बिना भी अनुभव के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर और जो प्रैक्टिस है पर पेशेवरों की नियुक्ति की जा सकती है। तब देख लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर की भारी कमी है। केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय में हजारों पद खाली पड़े हैं। इसी कारण यूजीसी को उम्मीद है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना ने संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि
इससे भी बड़ा उद्देश्य है विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होकर निकल रहे स्नातकों की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना के संबंध में यूजीसी के दिशा निर्देश स्पष्ट कहते हैं कि आज उद्योग जगत ऐसे स्नातकों की तलाश में रहता है जिनके पास विशिष्ट कौशल हो, लेकिन हमारी उच्च शिक्षण व्यवस्था से ऐसे स्नातक आ रहे हैं जो उद्योग जगत की इस कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था शिक्षा को एकेडमिक और व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाना है। यही प्रयास अब भारत में किया जा रहा है। यूजीसी को आस है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ज्ञान से समृद्ध करेगी ताकि वह रोजगार के लिए तैयार स्नातक बन सकें। संस्थान करेंगे क्षेत्र का चयन, तो किसी क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करना है। यह संस्थान अपनी अकादमिक आवश्यकता के अनुसार तय करेंगे। ये क्षेत्र विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, कानून, सैन्य बल और कला आदि में से चुने जा सकते हैं। शिक्षण या रिटायर्ड लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था इसका कि ये जो यूजीसी ने है किस तरह से जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है वो शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे आने वाले समय में भारत को किस तरह से लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इस खबर को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईडी ने धोखाधड़ी करने वाली चीनी ऐप के 5.85 करोड़ रुपए जब्त किए। तो ईडी ने चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित कीप शेयरर ऐप के विरुद्ध जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर अंशकालिक नौकरियां देने के बदले कई युवाओं के धोखाधड़ी की थी। तो अब यहाँ पर जो ईडी का जिक्र किया तो उसको देखते हैं हम। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है, यानी लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को इंटीग्रेट यानी समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। एडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय निर्णित करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। फिर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, तो यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया है। फिर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 फिर इसे निरसित कर दिया गया है। फिर अंत में आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इसे निदेशालय को जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से हमें ईडी का ओवरव्यू लेना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूरोप में नए राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री चुनी गई है। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली द लीग और फर्जिलिया इटली के गठबंधन को 43.8% मत प्राप्त हुए। यूरोप को आधुनिक युग तक ले जाने में इटली की बड़ी भूमिका रही, चाहे वह इटली के शहरों फ्लोरेंस, सिसिली, नेपल्स से आरंभ हुआ हो, ने रेनेसा हो या मार्टिन लूथर के नेतृत्व में रिफॉर्मेशन आंदोलन, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस से भी इटली का निर्णायक भूमिका थी जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो क्या जॉर्जिया मेलोनी भी कुछ ऐसा नया करेगी जो यूरोपीय इतिहास में एक नए अध्याय का रूप ले ले?
तो यहाँ पर जिसकी बात की, एक तो वर्ल्ड वार की बात कर ली, यानी एक्सिस पावर, एलाइड पावर की बात की गई है। एक यूरोप में जो इटली है उसकी बात की गई है। तो हम इनको देखते हैं पहले। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि वर्ल्ड वार 2 में कौन सी कंट्री शामिल थी। तो एक्सिस पावर में दिखा है उधर जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर यानी जो मित्र राष्ट्र कौन से थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और कनाडा। अब इसी को एक अन्य मैप के थ्रू या पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कारण है वो भी हमको समझ में आएगा इसको देखने पर। तो यहाँ पर दिखा हुआ है एक्सिस पावर, तो इटली, जर्मनी, जापान, और एलाइस में दिखा हुआ है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर दिखाए हुए हैं। तो इटली का कहना चाह रहा है कि फासीवादी यानी जो मुसोलिनी की फासीवादी पार्टी जो सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करती थी, 1936 से जर्मनी के साथ सहयोग करना। फिर जर्मनी की बात की गई, जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी सर्वशक्तिमान राज्य, क्षेत्रीय और विस्तार और जाति शुद्धता में विश्वास करती थी। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करना, 1940 में फ्रांस और 1941 में यूएसएसआर पर आक्रमण करना। तो यहाँ जापान दिखाया हुआ। तो सैन्य नेताओं ने क्षेत्रीय विस्तार पर जोर दिया। 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया, 1947 में चीन पर आक्रमण किया और 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण करते हैं। फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 1935, 37 और 39 में तटस्थता अधिनियम पारित करता है। फिर चीन और सोवियत संघ और चाइना है, इनको जो उधार पट्टे पर सहायता देता है। 1941 में जापान के खिलाफ एक युद्ध घोषित करता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन है, तो प्रादेशिक विकास की अनुमति देकर हिटलर को खुश करने की कोशिश की थी। 1939 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। 1940 में जर्मन हमले का विरोध किया। फिर लैंड लीज प्रोग्राम और कैश एंड कैरी प्रावधान के माध्यम से यूएसए से सहायता प्राप्त करता है। फिर फ्रांस का दिखाया हुआ है, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर हिटलर को खुश करने की कोशिश की। 1939 में पोलैंड पर हमला करने के बाद जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। 1940 में नाजियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, किस पर, फ्रांस पर। अब यहाँ पर दिखाया हुआ सोवियत संघ, तो यूएसएसआर का दिखाया हुआ कि कठोर तानाशाह जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने औद्योगिक शक्ति का निर्माण किया। 1939 में जर्मनी के साथ गैर आक्रामकता समझौते पर हस्ताक्षर किया। फिर अमेरिका सहायता प्राप्त करने के लिए अंततः जर्मनी को हराने के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई की। अब यहाँ पर एक इवेंट देखिए कि किस तरह से जो वर्ल्ड वॉर है वो शुरू होता है फिर चलता है। तो यहाँ पर दिखा हो कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। फिर फ्रेंच जर्मन युद्ध होता है 1940 के बाद। फिर 1941 और 1942 के बीच में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। पर्ल हार्बर पर आक्रमण करता है कौन, जापान। फिर 1942 के बाद चलते हैं तो मिडवे की लड़ाई शुरू होती है, बैटल ऑफ मिडवे दिखाया। फिर 1943 में चलते हैं, 1943 में क्या होता है, मित्र राष्ट्र ने उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद इटली सरेंडर, 1943 के बाद इटली ने सरेंडर किया। फिर आगे बढ़ते तो नॉर्मंडी इन्वेजन होता है यानी नॉर्मंडी पर आक्रमण होता है। फिर जर्मनी पर आक्रमण होता है यहाँ पर 1944 के बाद। फिर इधर दिखाया कि रूजवेल्ट का निधन होता है। फिर ट्रूमैन पदभार ग्रहण करता है। फिर बैटल ऑफ द बुल्ग। फिर उसके बाद आता है कि 1945 में जो एटम बम गिराया जाता है किस पर, जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी का। फिर यहीं पर जापान भी सरेंडर करता है और जर्मनी पे सरेंडर करता है, और यहीं जो है विश्व युद्ध की जो समाप्ति होती है। अब यहाँ पर उसी को एक जीआई फाइल से समझाया गया है कि किस तरह से जो ये युद्ध शुरू होता है, किस तरह से जो जर्मनी है वो रूस पे आक्रमण करता है, जर्मनी पर आक्रमण करता है, उनके क्षेत्रों को कब्जा करता है। फिर जो ये मित्र राष्ट्र किस तरह से जो अफ्रीका है वहाँ राष्ट्रों पर आक्रमण करते हैं। फिर जर्मनी है, यूएसएसआर है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, फिर सब मिलकर जो एलाइस है यानी जो दूरी राष्ट्र उनके साथ मिलकर युद्ध छेड़ते हैं। और फिर किस तरह से 1939 से 1945 के बीच में इसकी जो घटनाएं वो घटित होती हैं। तो इस तरह से आप देखिए और इसको अच्छे से समझिए। तो ये दिखाया हुआ यहाँ पर कि किस तरह से जो है युद्ध की शुरुआत होते हुए अंत तक जाता है। ये यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल की गई है। फिर यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, तो वर्साई की संधि होना, नाजी दल का उदय होना, पासीवाद का उदय होना, संघ की असफलता, जो 1918-19 में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, किस लिए कि जो पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो अगली बार ना हो ऐसा युद्ध, तो उसके लिए की गई थी, लेकिन उसकी असफलता हुई। उग्र राष्ट्रवाद की भावना होना, तुष्टीकरण की नीति अपनाना ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, सैनिक गुटों का उदय होना, आर्थिक मंदी आना और निःशक्तिकरण की समस्या।
फिर यहाँ पर जो मेजर कारण था वो क्या था, तो वर्साई की संधि थी। तो वर्साई की संधि जो सबसे मुख्य कारण था किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का। तो उसमें दिखाया हुआ है कि वर्साई की संधि क्या थी, तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधि पर मित्र देशों को शक्ति की बातचीत थी, और संधि ने यूरोप के नक्शे को दोहराया और विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को दंडित किया। जब वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो यहाँ पर घटनाक्रम की जो समय रेखा दिखाई हुई है 1914, तो यहाँ पर दिखाया कि 6/1914 को आर्किड्यूक और फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या होती है। फिर 1914 में जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की, अमेरिका ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। फिर यहाँ पर देखिए फ्रांस के वर्साइल के महल में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। फिर वर्साई की संधि विश्व युद्ध द्वितीय का कारण क्यों बनी, तो यहाँ पर दिखाओ जर्मनी आवश्यक है अपनी सैनिक आवश्यकता की सीमा को पूरा तरह से सीमित करे, जर्मनी भूमि को आत्मसमर्पण करना, युद्ध के बड़े पैमाने पर युद्ध करना और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए दोषी मानना। तो ये उसके कारण थे कि कारण क्या थे वर्साई की संधि के, तो दिखाए हुए हैं। फिर कई इतिहासकारों का तर्क है कि वर्सेल की संधि द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इन दंडों को अपर्याप्त प्रवर्तन के साथ मिश्रित कठोर दंड ने एक अपमानित और तामसिक जर्मन राज्य का नेतृत्व किया। यहाँ पर दिखाया कि किसने वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम परिणाम की बात करें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके परिणाम के, तो जनधन का भीषण संहार हुआ, औपनिवेशिक युग का अंत हुआ, फांसीवाद शक्तियों का सफाया हुआ, साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 1945 को, ताकि अगली बार ऐसा युद्ध ना हो। फिर हम इटली की मैप को देखते, तो इटली का मैप को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये सेंट्रल इटली को दिखाया हुआ है ये वर्ल्ड मैप में, ये इटली का मैप आप देख सकते हैं, यूरोप में इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हम अब इटली के मैप को देखते हैं। तो इटली इन दो सी के बीच में, तो एड्रियाटिक सी और टेरिनियन सी इनके बीच में अवस्थित हो गया है। इसके नीचे कौन सा है, तो आयोनियन सी अवस्थित हो गया है। इधर दिखाया हुआ कि वेटिकन सिटी, रोम, नेपल्स, और इसके बीच में कौन सी माउंटेन है, तो अपेनियंस, इसके बीच में एक माउंटेन्स हो गई है। ये मिलान शहर, ये तुरिन शहर, वेनिस, बोलोंग और सैन मैरिनो जो लैंडलॉक कंट्री हो गई एक तरह से। उसके बाद गल्फ ऑफ वेनिस दिखाया हुआ है, ये सिसिली जो प्रायद्वीप है उसको दिखाया हुआ है, आइलैंड्स दिखाया हुआ है। मेडिटेरियन सी के अंदर अवस्थित हो गया स्टेट ऑफ सिसिली, ये माल्टा चैनल, ये माल्टा देश हो गया। ये सार्डिनिया, ये स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, और इसके उत्तर में जो आल्प माउंटेन से अवस्थित होगी, इधर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मोनाको, इधर क्रोएशिया, स्लोवेनिया। इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इस तरह आप देखिए सीमा किससे लग रही है। ये पो रिवर्स जो उत्तर में, इटली के उत्तर में अवस्थित है, तो यहाँ पे दिखा पो रिवर, इसके किनारे तुरिन शहर अवस्थित है। फिर ये कहाँ जाकर गिर जाती है, तो एड्रियाटिक सी में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से आप देखिए। फिर हम देख लेते हैं इटली का किस तरह से आज किंगडम ऑफ इटली है या उसका इतिहास है वो शुरू होता है, चलता है। यहाँ पे फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिखाया हुआ है। ये इटली, इटालियन सोशलिस्ट, ये इटालियन रिपब्लिक 1947 प्रेजेंट डे का दिखा हुआ है। 1915 में देखिए किस तरह का था, पर्पल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। फिर देखिए किंगडम ऑफ सार्डिनिया, फिर धीरे धीरे किंगडम ऑफ सार्डिनिया बढ़ता है। फिर किंगडम ऑफ सिसिली को देखिए, किंगडम ऑफ लोम्बार्डी और वेनेशिया। ऑस्ट्रेलिया एंड इन्फ्लुएंस क्षेत्र कौन सा है वो दिखाया हुआ है। फिर 1859 और 60 के बीच में देखिए तो गैरिबाल्डी डिक्टेटरशिप, किंगडम ऑफ द टू सिसिली। देखिए फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पर्पल स्टेट दिखाया हुआ है। फिर किंगडम ऑफ इटली दिखाया हुआ, 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसा हो रहा है। फिर 1866, 1870 में देखिए कैप्चर ऑफ द रोम। फिर 1920 में ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन। फिर 1924 में मोसोलिनी आता है। 1941 में क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ। फिर 1943 में देखिए, फिर 1947 में आज प्रेजेंट कैसा है, इसकी लोकेशन तो ये दिखाया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की सेहत में सुधार। तो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां सितंबर में आंशिक रूप से सुस्त पड़ने के बावजूद अच्छी स्थिति में बनी रही और कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती की। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स के सितंबर आंकड़ों के मुताबिक
भारतीय उद्योग और सेवा क्षेत्र ने अच्छा सुधार किया है। तो अब यहाँ पर जिसकी बात की है परचेजिंग इंडेक्स, तो उसको देख लेते हैं। तो ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो इसमें कौन से इंडेक्स शामिल किए जाते हैं। तो पहले हम जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसके बारे में देख। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तो PMI विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। सूचकांक में 0 से 100 के बीच में बदलाव रहता है, जिसमें 50 से ऊपर की रीडिंग बताती है कि जो विकास किया है यानी सेवा क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है, और 50 से नीचे रहने पर पता चलता है कि उसमें कमी हुई है। अब इसके इंडेक्स कौन से इंडिकेटर है वो शामिल किए जाते हैं, तो वो देख लेते हैं कि इंडिकेटर कौन से। तो नए ऑर्डर्स, फिर इन्वेंट्री लेवल से यानी वस्तु सूची का स्तर क्या है, फिर उत्पादन क्या है, फिर सप्लायर से डिलीवरी की स्थिति क्या है, फिर एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट यानी रोजगार का माहौल कैसा है। तो इन पांचों इंडेक्स को शामिल करके जो PMI इंडेक्स है उसका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर। तो गर्मियों में हमारे शहर के लोग ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, तभी सभी लोग गांव की छांव की तरफ भागने को व्याकुल होते हैं। इसी सामान्य प्रवृत्ति और सोच को वैज्ञानिकों ने अपने शोध से अब पुष्टि कर दी है। प्रसिद्ध जर्नल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित चीन की नानजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अहम शोध में बताया है कि दुनिया का शहरी इलाका ग्रामीण की तुलना में 29% तेजी से गर्म हो रहा है। 2002 से 2021 के बीच वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में दुनिया के 2000 से अधिक शहरों के तापमान का अध्ययन किया है। तो अब देख लेते हैं कि जो इसमें अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट क्या है। तो गर्मियों के दौरान चलने वाली लू शहरवासियों को ज़्यादा अपने चपेट में लेती है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में उनको ये परेशानी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के चलते हो रही है। जब कोई शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा गर्म होता है तो इस प्रक्रिया को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। शोध के अनुसार शहरों की हरियाली शहरों के तापमान में कमी तो लाती है, लेकिन अभी यह नहीं तय किया जा सकता है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में ये कितनी कमी लाती हैं। बढ़ रहा है धरती का तापमान। तो शोध के अनुसार दुनिया के हर शहर के दशकवार तापमान में औसतन 0.5% डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। जिस तेजी से दुनिया भर में शहरीकरण बढ़ रहा है वह जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर धरती का तापमान और तेजी से बढ़ा रहा है। पर्याप्त नहीं है शहरी पौधारोपण। तो आमतौर पर गर्म होते शहर और जलवायु परिवर्तन की समस्या को रोकने के लिए हम लोग पौधारोपण को ही रामबाण मान रहे हैं। लेकिन हालांकि इस शोध में दावा किया गया है कि शहरों में हरियाली बढ़ाने से बढ़ते तापमान में दशकवार महज 0.13% की कमी लाई जा पा रही है। लिहाजा हर दशक में शहरों का तापमान पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने के तमाम कदमों के बावजूद 0.50 से 0.13 और 0.37 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जा रहा है। ज़्यादा बड़े शहर 29% से भी ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। हालांकि शहरों के गर्म होने में सबसे बड़ा हाथ जलवायु परिवर्तन का है। सिर्फ इसी एक वजह के चलते दुनिया के शहरों का हर दशक औसतन तापमान 0.30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर जिन चीज़ों की बात की उनको देखते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट की बात की, फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की तुलना की उसको देखेंगे। यहाँ पर शहरीकरण की बात की उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर से देखिए आप, तो यहाँ पर दिखाया हो कि अर्बन हीट आइलैंड्स इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। तब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इस पिक्चर को देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शहरीकरण किसको कहते हैं। तो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि शहरीकरण किसको कहते हैं, कि किस तरह से यहाँ पर जो इंडस्ट्री से, होम से, मैन्युफैक्चरिंग से गाड़ियाँ हैं, धीरे धीरे उनका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आप एक अन्य पिक्चर से देखने का प्रयास कीजिए कि जो शुरुआत में जब शहरीकरण नहीं था तब की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। यहाँ 1980 का दिखाया हुआ है, 1950, 1975, 2000 का दिखाया, यानी वर्तमान। अब देखिए शुरुआत में किसी थी स्थिति, किस तरह से धीरे धीरे सिटियाँ बढ़ती ही जा रही है। अभी सबका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस सबका प्रभाव क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है, जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। तो ये हमने एक पिक्चर के थ्रू देखने का प्रयास किया है शहरीकरण को। अब हम देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि ये अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र हो गया और ये रूरल क्षेत्र हो गया। अब यहाँ दोनों के बीच में एक लाइन खींच देते हैं हम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं
वहाँ की जो सतह है वो गर्मी ज़्यादा अवशोषित करती हैं। वाष्पीकरण और पौधों के जो वाष्पोत्सर्जन से कम शीतलन होता है, क्योंकि यहाँ पर पौधे पौधे ही बहुत कम है, तो वाष्पोत्सर्जन होगा कैसे। यहाँ पर दिखा हुआ है कि वर्षा का कम वो भंडारण होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ये जो सीमेंट की जो लेयर बिछा दी जाती है रस्तों पे, अब उससे क्या होगा कि पानी तो जमीन में जाएगा नहीं, क्योंकि वो रिस कर तो दूसरी जगह चला जाएगा। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र को देखिए आप, तो सतह कम गर्मी अवशोषित करता है। वाष्पीकरण और पौधों के वाष्पोत्सर्जन से अधिक शीतलन होता है। यानी एक तो इसकी बात की है कि इसकी इवोपरेशन की, और एक होता है प्लांट ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो इनसे क्या होगा कि ये जब हवा में जाएगी नमी या जलवाष्प, तो ये वातावरण को क्या करेगी, ठंडा करेगी। और दूसरा है कि वर्षा का अधिक से अधिक भंडारण होता है, यानी जो स्टोरेज है वो किया जाता है शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो रास्ते होते हैं, उनकी आप क्वालिटी को देखिए कि किस तरह से शहरों क्षेत्रों में जो मिट्टी यानी जो सीमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सड़कों का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में देखिए तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि जो जमीन है उसकी पोरोसिटी बनी रहती है, जिससे क्या जो रेनफॉल होती है तो उसका बारिश का जो पानी है वो अंदर चला जाता है, जिससे अब अंदर चला गया, यहाँ पेड़ पौधे अच्छे होंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ का जो वातावरण है उसमें नमी हमी बनी रहेगी, जिससे यहाँ का जो तापमान है वो कम रहेगा। अभी एक अन्य पिक्चर के थ्रू और अच्छे से समझिए कि यहाँ पर दिखा हुआ कि रूरल एरिया और सिटीज एरिया। अब यहाँ पर आप पिक्चर को देख के कुछ आइडिया लगाइए कि यहाँ पर आपको शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में क्या अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही होगी, वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वहाँ पर रोड देखिए, वहाँ पर आपको पेड़ों की स्थिति देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की स्थिति देखिए, यहाँ पर तालाब की स्थिति देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पर देखिए तालाब की अवस्थिति नहीं है, होते हैं पर एक तरह से देखिए इसको समझिए। यहाँ पर पेड़ों की हमने देख ली, यहाँ पर घर को देखिए, तो यहाँ पर इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही घर है, और यहाँ पर कितनी छोटी जगह में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन, यानी जो गर्मी है उसका अवशोषण और उसका प्रतिधारण करना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखा है कि शहरी क्षेत्र में ग्रेटर है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। फिर यहाँ पर एक प्लांट दिखा हुआ है, उसमें दिखा हुआ है कि पौधे का वाष्पोत्सर्जन और मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि यहाँ से शहरी क्षेत्रों से बहुत कम हो रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्र से उससे ज़्यादा हो रहा है। अब ये जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो ये जल वाष्प जाएगा, तो ये जो मतलब वातावरण है वो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा रूरल क्षेत्र के जो वातावरण उसमें ठंडी ज़्यादा लगाएगा, ठंडी ज़्यादा पैदा करेगा, जिससे यहाँ का वातावरण ठंडा रहेगा। फिर यहाँ देखिए वाटर पेनिट्रेशन, तो हमने भी बात ही की कि यहाँ पर जो सड़क है, यहाँ पर जो यातायात के जो साधन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से निर्माण किया जाता है कि जो बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर बहुत ही कम जाता है। तो इस तरह से यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो भी, जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम होता है। अब यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाटर पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा जा रहा है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भूजल स्तर है तो वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी है भूजल के अंदर वो भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन होगा, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और यहाँ पर दिखाओ कि 3 डिग्री से 10 डिग्री होटर ज़्यादा गर्म होती है सिटियाँ, किसकी अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो हीट आइलैंड इफेक्ट कैसे अकर होता है, दोनों में देख लिया हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर। तो अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारा विश्लेषण तो यही समाप्त होता है। अब हम गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे, इन सब सिटियों को देखेंगे जिनका हमने जिक्र किया है। तो ये गूगल मैप हो गया। तो हम सबसे पहले कारगिल को देखते, कारगिल वाला क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख यूटी हो गया। अब ये कारगिल वाला क्षेत्र, ये लेह और ये श्रीनगर, इन दोनों के बीच में जो हाईवे हो गया, उन दोनों के बीच में अवस्थित है कारगिल। तो आप देखिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी क्या है। ये द्रास वाला क्षेत्र हो गया, ये सोनमर्ग, ये बाल्टाई वाला क्षेत्र हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया है। कारगिल को दिखाया हुआ है। ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए आपकी किस तरह से जो आवाज से उनका निर्माण किया गया है। അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെടുക്കട്ടെ. ये वीरभूमि അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെടുക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകും. अभी कारगिल का जो गूगल अर्थ है उसमें देखिए ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। सूरो नदी दिखाया हुआ है कारगिल को। ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर। ये आर्मी चेक पोस्ट का दिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर दिखा हुआ है वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, द्रास कारगिल लेह वाले क्षेत्र में दिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्षेत्र को देखिए। अब हम देखते हैं स्वीडन को। तो स्वीडन को देखते हैं हम। ये उत्तर अटलांटिक, ये उत्तरी सागर, ये नॉर्वेजियन सी, ये नॉर्वे, ये स्वीडन। इसकी राजधानी क्या होगी? तो स्टॉकहोम हो गई। ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ये बाल्टिक सागर, तो इधर आप देखिए कि किस तरह से जो स्कैंडेवियन जो माउंटेन्स है वो क्षेत्र दिखाया हुआ। इधर स्वीडन की सीमा इधर नॉर्वे से लग रही है, इधर फिनलैंड से इसकी सीमा लग रही है। ये बाल्टिक कंट्रीज की हम बात करें तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हो गया। तालिन एस्टोनिया की राजधानी होगी। रीगा किसकी हो गई? लातविया की। लिथुआनिया की राजधानी क्या हो गई है? तो विनियस। और ये कैलिनग्राद, ये किसका क्षेत्र है? तो ये रशिया का क्षेत्र हो गया कैलिनग्राद। ये फिनलैंड की खाड़ी होगी जिससे सीमा किसके लिए? सेंट पीटर्सबर्ग हो गया है। ये जर्मनी वाला क्षेत्र हो गया जर्मनी, जिसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर नीदरलैंड से, बेल्जियम से, लग्जमबर्ग से, इधर पोलैंड से और चेक रिपब्लिक से, इधर ऑस्ट्रिया से इसकी सीमा लग रही है। इधर लिंचेस्टीन हो गया, इधर स्विट्जरलैंड से इसकी सीमा लग रही है। ये हनोवर, ये हेम्सबर्ग, बर्लिन, लिप्जिंग, ये फ्रैंकफर्ट शहर हो गया। अब हम इटली को देखते हैं। तो इटली ये भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर की ये आयोनियन सी, ये एड्रियाटिक सी और ये तिरहेनियन सी हो गया है। ये सिसिली हो गया है और ये सार्डिनिया द्वीप हो गया है। ये कोर्सिका, ये रोम, नेपल्स, ये सैन मेरिनो जो लैंडलॉक कंट्री है जो किसके अंदर अवस्थित है? इटली के अंदर। ये फ्लोरेंस शहर हो गया। ये बोल्गोना, ये रेवेना हो गया। ये वेनिस हो गया। ये मिलान शहर हो गया। यहाँ से पो रिवर निकल रही है। ये पो रिवर को आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये पो रिवर्स होके जा रही है।
कहाँ जाके गिर रही है, तो ये जो एड्रियाटिक सागर उसमें जाकर गिर रही है। ऊपर देखिए आप, तो आपको ये आल्प्स माउंटेन से वो दिखेंगी, ये राइन नदी दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये जेनेवा झील हो गई, ये बर्न स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन, ये ज्यूरिक, तो इस तरह से हमें इसको देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।